Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. You're watching daily current analysis covering 22nd April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल इंडिया मालदीव्स रिलेशन से रिलेटेड है. इट इज़ अबाउट द इंडिया आउट कंपेन. मालदीव्स में इंडिया आउट कंपेन चल रहा था. ये आर्टिकल, ये न्यूज़ इससे रिलेटेड है. नाउ सबसे पहले अगर हम मालदीव्स की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए मालदीव्स एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है. स्पेशली अगर हम मालदीव्स की लोकेशन देखें इंडियन ओशन पे तो इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल. एंड देयरफॉर मालदीव्स को हम हमेशा हमारी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं. सो द इंडियाज़ पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट, इसके अंदर हम मालदीव्स को इंक्लूड करते हैं बिकॉज मालदीव्स इज़ आवर नेबरिंग कंट्री. हाउएवर इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस थे दे गॉट लिटिल बिट स्ट्रेन्ड अंडर द प्रो चाइना regime of their former president Abdullah Yameen. And this can be clearly reflected in the recent India Out campaign, which was led by the former president of Maldives, Abdullah Yameen. And this entire India Out campaign in Maldives, this was against India's massive development funding which was given to Maldives. इंडिया ने मालदीव्स को काफ़ी डेवलपमेंट फंडिंग दी ताकि मालदीव्स में फिज़िकल, सोशल और कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके, स्ट्रेंथन अप हो सके. एंड इस पूरी चीज़ के अगेंस्ट इंडिया आउट कंपेन मालदीव्स के अंदर लॉन्च किया गया एंड दिस वाज लेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स अब्दुल्ला यामीन बिकॉज ही इज़ बेसिकली प्रो चाइना. एंड आज दोबारा ये इंडिया आउट कंपेन न्यूज़ में है. रीज़न बीइंग the Maldivian President Ibrahim Mohammed Solih, he has issued a decree which has banned the India Out campaign from Maldives. तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने इंडिया आउट कंपेन को बैन कर दिया है बाय सेइंग दैट दिस इज थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मालदीव्स. एंड ये डिक्री इशू करते हुए प्रेसिडेंट सोलेह ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट की मेन पॉलिसी मालदीव्स में यही रही है so that they can enhance and provide freedom of expression and freedom of assembly which is guaranteed by the constitution of Maldives to its full extent so that they can uphold the democratic values. However, ये जो campaign चल रहा था against India, calling it as India Out campaign, President Solih ने कहा that this exploited the freedoms and this intends to disrupt the long-standing bilateral relationship between India and Maldives. And along with this, इस campaign की वजह से इस region में, इस Indian Ocean region में इंडिया और मालदीव्स का जो contribution है, they coordinate and they maintain peace and security, इस efforts को भी यहाँ पे disrupt किया गया है. एंड इस मूव के बाद मालदीव्स की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कहा कि ये जो कंपेन मालदीव्स में चल रहा था दैट वाज टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया इन मालदीव्स एंड दिस एंटायर कंपेन इज़ अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. एंड इस इंडिया आउट कंपेन में इवन मालदीवियन गवर्नमेंट को एक्यूज़ किया जा रहा था दैट इट इज़ अलाउइंग इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस इन द आइलैंड नेशन. मालदीव्स के अंदर इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस के लिए मालदीवियन गवर्नमेंट इसे अलाउ कर रही है. हाउएवर मालदीवियन गवर्नमेंट हैज़ रिपीटेटिवली डिनाइड इट. And instead of the India Out campaign which was running in Maldives, now President Solih, the president of Maldives, he has opted for India First as their foreign policy. So instead of India Out campaign, now Maldives has adopted India First policy. तो यहाँ से इंडिया मालदीव्स रिलेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. इंडिया मालदीव्स रिलेशंस हमेशा से ही दे हैव बीन वेरी क्लोज, कॉर्डियल एंड मल्टी डायमेंशनल. हाउएवर जो रिसेंटली मालदीव्स के अंदर जो रिजीम इंस्टेबिलिटी रही है इट हैज़ पोज्ड सम लिमिटेशंस स्पेशली इन द पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एरिया.
Therefore, the main challenge to India's diplomacy is to balance out all the contradictions into the harmonious relations between India and Maldives. तो सबसे पहले अब यहाँ पे मालदीव्स की जो लोकेशन है और जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ सकते हैं, पहले एक बार इसे क्लियर करते हैं. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, मालदीव इज़ एन आइलैंड नेशन. मालदीव्स पूरा का पूरा एक आइलैंड नेशन, इज अ चेन ऑफ आइलैंड इन द इंडियन ओशन. एंड यू कैन सी यहाँ पे मेजॉरिटी जो ओशंस हैं या फिर जो मेजॉरिटी आइलैंड्स हैं, दे आर अटॉल्स. तो कोरल रीफ्स जो अटॉल्स बनाती हैं, ये मेनली अटॉल्स के बने हुए हैं. एंड पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है, इक्वेटर पासिस थ्रू मालदीव्स. हमेशा याद रखेंगे इक्वेटर मालदीव से पास करती है. एज यू कैन क्लियरली सी, बिल्कुल मालदीव्स का जो सदर्न आइलैंड है, इसके नॉर्थ से निकलती है इक्वेटर. तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्या इक्वेटर मालदीव से पास करती है, द आंसर इज यस. इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, स्पेशली दोज विच आर प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. ना जब भी हम मालदीव्स की बात करते हैं तो अक्सर एक गलती हम क्या कर देते हैं, हमें लगता है दैट लेट्स से दिस इज़ द टिप ऑफ आवर पेनिनसुला एंड यहाँ पे हमारे पास लेट्स से दिस इज़ श्रीलंका एंड हेयर आर सम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि हैं मालदीव्स, एंड देयरफॉर मालदीव इज़ आवर नेबरिंग कंट्री. देखें, इसका एक और पर्सपेक्टिव भी देखेंगे. हमारे पास इंडियन ओशन में मालदीव्स के नॉर्थ में यहाँ पे भी हमारे आइलैंड्स हैं विच आर बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो हमारा जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उसके बिल्कुल साउथ में लाई करता है मालदीव्स. तो लक्षद्वीप आइलैंड्स को नहीं भूलेंगे जब भी हम इंडिया और मालदीव्स की लोकेशन को इमेजिन करते हैं. तो यहीं से क्वेश्चन भी बनता है, यहीं से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. मालदीव्स का जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है, द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ मालदीव्स, इट इज़ कॉल्ड एज मिनिकॉय. इट इज़ कॉल्ड एज मिनिकॉय. द सदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ मालदीव्स इज कॉल्ड एज मिनिकॉय. बिल्कुल अलग से है, साउथ में है. और बाकी के जो आइलैंड्स जैसे कि अमिंदवी, लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये सब इसके नॉर्थ में हैं. तो पहली चीज़ याद रखेंगे कि मिनिकॉय और ये बाकी के जो आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के, इन दोनों के बीच में से एक वाटर बॉडी पास करती है जिसे हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल. वी कॉल इट एज 9 डिग्री चैनल. So 9 degree channel is present between Lakshadweep and Minicoy, or we can say Lakshadweep Islands and Minicoy. Anyway it is right. आपने याद रखना है कि Minicoy थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा साउथ में है. तो रेस्ट ऑफ द मालदीव्स और Minicoy के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे हम डेजिग्नेट करते हैं एज 9 डिग्री चैनल. एंड आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये जो डिग्रीज टर्म यूज़ की जा रही हैं, दिस इज़ बाय द लैटिट्यूड्स विच आर पासिंग. यहाँ से 9 डिग्री लैटिट्यूड पास करता है, इसीलिए इस वाटर बॉडी को कह दिया गया 9 डिग्री चैनल. सिमिलरली ना यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट जो लक्षद्वीप का जो आइलैंड हो गया, दैट इज़ मिनिकॉय. मिनिकॉय के साउथ में, बिल्कुल साउथ में शुरू हो जाता है मालदीव्स. तो मिनिकॉय और मालदीव्स बहुत ही पास पास में हैं और ये दोनों अगेन एक वाटर बॉडी से सेपरेटेड हैं विच इज़ कॉल्ड एज 8 डिग्री चैनल. अगेन यहाँ से 8 डिग्री का लैटिट्यूड पास करता है, देयरफॉर हमने इस वाटर बॉडी को बोल दिया 8 डिग्री चैनल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 8 डिग्री चैनल पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो याद रखेंगे 8 डिग्री चैनल पासिस थ्रू मिनिकॉय एंड मालदीव्स. एक और ऑप्शन आ सकता है इंडिया एंड मालदीव्स. आंसर इज अगेन येस, बिकॉज मिनिकॉय इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स विच इज पार्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल याद रखेंगे. इसी के साथ साथ एक और चीज़ नोट करेंगे, कभी कभी कॉम्प्लेक्स बनाकर क्वेश्चन आता है. तो ये 8 डिग्री चैनल हमने देख लिया, 9 डिग्री चैनल देख लिया. ऐसे ही हमारे पास 10 डिग्री चैनल भी है, वो भी यहाँ पर ही डिस्कस कर लेते हैं. 10 डिग्री चैनल हमें अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में देखने के लिए मिलता है. यहाँ पे भी कुछ वाटर बॉडीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सबसे पहले याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार, राइट. हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्थ में, लेट्स से दीज आर आवर अंडमान आइलैंड्स. दीज आर
अंडमान आइलैंड्स, और बाकी के जो नीचे हैं दीज आर निकोबार आइलैंड्स। देयरफॉर द नेम इज अंडमान एंड निकोबार। सिंपल याद रखेंगे, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, they are separated by a water body which is called as 10-degree channel. So 10-degree channel is between Andaman and Nicobar. Clear? एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इट इज़ अबाउट द डंकन पैसेज। इसको आप इस तरह याद रखेंगे कि जो अंडमान है उसको आप 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान एंड देन कम्स लिटिल अंडमान। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो वाटर बॉडी है उसे कहा जाता है डंकन पैसेज। ये एक इकट्ठे कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, 8-degree चैनल, 9-degree चैनल, 10-degree चैनल, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज इज बिटवीन योर लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान। तो इकट्ठा यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्लियर होना चाहिए कि 9-degree चैनल कहाँ कहाँ पे है, 8-degree चैनल किस किस के बीच में है, 10-degree चैनल कहाँ पे है और डंकन पैसेज कहाँ पे है। सो यहाँ पे अगर हम मालदीव्स की जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखें स्पेशली फॉर इंडिया, सो मालदीव्स इज़ अ वेरी स्मॉल एशियन कंट्री। इसका जो लैंड एरिया है वो काफ़ी कम है, whereas Maldives is one of the world's most geographically dispersed country as well. 960 किलोमीटर्स लॉन्ग इसकी सबमरीन रिजेस हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं। अभी हमने पीछे मैप में देखा, इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन। एंड इसकी जो लोकेशन है दैट डिफाइंस द जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ मालदीव्स बिकॉज इट इज़ फार बियॉन्ड द मालदीव्स फिजिकल साइज। जैसे कि पहली चीज़, मालदीव्स इट इज़ अ टोल गेट इन इंडियन ओशन। बिल्कुल हमारा जो नदर्न और सदर्न पार्ट है इस आइलैंड चेन का, ये 2 इम्पॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बीच में लाई करती है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो एरियाज जहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड होता है, एंड दीज आर वेरी क्रिटिकल फॉर द ट्रेड, मैरीटाइम ट्रेड। स्पेशली अगर आप इस मैप को भी ध्यान से देखें, ये वहाँ पे फॉल कर रहा है हमारा जो लेट्स से गल्फ ऑफ एडन जो है, गल्फ ऑफ हॉर्मूज, राइट, गल्फ ऑफ एडन ओवर हियर, गल्फ ऑफ हॉर्मूज, यहाँ से हमारा जितना भी ट्रेड आ रहा है इसमें एक बड़ा पैसेज जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो मालदीव से होकर गुजरती है। सिमिलरली साउथ ईस्ट एशिया से अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का से आ रहे हैं तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का की भी जो लेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, मालदीव से होकर गुजरेगी। सो द सी जो हमारी ये जो लेन ऑफ कम्युनिकेशंस हैं दीज आर वेरी क्लोज टू द मालदीव्स एंड देयरफॉर इट हैज़ अ वेरी ब्रॉड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस स्पेशली इन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड। And Maldives, it is very important for India as well because India's 50% international trade and 80% of our energy imports they come from from the westward areas of Arabian Sea and ये इसी sea line of communication से होते हुए ही आती है। So it's a kind of toll gate in Indian Ocean. इसके अलावा एज वी सी दैट मैरीटाइम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडियन ओशन इज़ राइजिंग, स्पेशली लास्ट डिकेड से तो मैरीटाइम एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है एंड देयरफॉर जो जियो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन है इंडियन ओशन में वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इंटेंसीफाई हो रहा है। एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की, स्पेशली इन इंडियन ओशन चाइना का जो इंटरेस्ट है और जो चाइना का यहाँ पे लॉजिस्टिक लिमिटेशंस हैं, इसकी वजह से चाइना काफ़ी कोशिश कर रहा है कि उनकी जो प्रेजेंस है वो इंडियन ओशन के अंदर काफ़ी इंक्रीज़ हो सके। सो इस मैरीटाइम एक्टिविटी की वजह से भी जो मालदीव्स है वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन वी ऑल्सो हैव द स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी एज वेल। मालदीव्स यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल और पॉजिटिव मैरीटाइम एनवायरनमेंट है इंडियन ओशन में एंड ऐसा एनवायरनमेंट बना रहे, एक फेवरेबल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, ये इंडिया के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी भी जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ हैं वो फुलफिल हो सके। एंड इंडिया इज़ ऑल्सो कंटिन्यूसली एमिंग टू प्रमोट एन एवर एक्सपैंडिंग एरिया ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी अराउंड अस। हमारा नेबरहुड अगर पीसफुल और स्टेबल होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा।
In addition to this, Maldives is an also important partner in India's role as net security provider in Indian Ocean region. इंडियन ओशन रीजन की जब भी बात आती है सो इंडिया इज़ एक्टिंग एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो इसमें भी मालदीव्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इन्हीं सारी वजहों की वजह से भी जो मालदीव्स है वो जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहीं पे अगर हम इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो कॉपरेशन है उसे अगर देखें तो मल्टीफोल्ड आपको यहाँ पे कॉपरेशंस मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहले सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात करें तो थ्रू द डिकेड्स इंडिया हैज़ रश्ड इमरजेंसी असिस्टेंस टू मालदीव्स जब भी मालदीव्स को ज़रूरत पड़ी है। लाइक 1988 में जब मालदीव्स के अंदर एक आर्म्ड मर्सनरी अटेम्प्टेड टू कू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गायूम, एंड उस टाइम पे इंडिया ने अपने पैरा ट्रूपर्स और नेवी वेसल्स को मालदीव्स में भेजा था एंड वी रिस्टोर्ड द लेजिटिमेट लीडरशिप इन मालदीव्स एंड दिस वाज कॉल्ड ऑपरेशन कैक्टस। इसके अलावा फर्दर भी इंडिया और मालदीव्स के बीच में जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज होती हैं। दे आर कंडक्टेड इन इंडियन ओशन एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सिक्योरिटी ऑफ मालदीव्स। एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब 2004 में सुनामी आई तब भी इंडिया ने मालदीव्स को सपोर्ट किया है। चाहे मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस की बात हो तब भी इंडिया ने मालदीव्स को असिस्टेंस दी है। इवन एट द पीक ऑफ कोविड-19 उस टाइम पे भी जो डिसरप्शंस हुई थी, मालदीव was one of the biggest beneficiaries of COVID-19 assistance which was given by India. And even when the entire world supply chains were blocked because of pandemic, India continued to provide the crucial commodities to Maldives, and this was done under Mission Sagar. देन अगर हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें सो टेक्नोलॉजी की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ईजियर हो चुकी है। इट्स वेरी ईजियर टू कॉन्टैक्ट समबडी एवरी डे एंड एक्सचेंज देयर व्यूज़। हाउएवर मालदीवियन स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें दे कैन अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड पेशेंट्स कैन ऑल्सो फ्लाई इंडिया टू गेट बेस्ट हेल्थ केयर, and they're also aided by the liberal visa free regime which was extended by India. तो मालदीव्स के लिए वीज़ा फ्री रजीम इंडिया में फॉलो की जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक कोऑपरेशन अगर हम देखें तो मालदीवियन इकोनॉमी में टूरिज़्म सबसे इम्पॉर्टेंट मेन स्टे है एंड कंट्री इज़ नाउ अ मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियंस एज वेल एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ जॉब डेस्टिनेशन ऑल्सो। तो क्योंकि मालदीव्स की जो जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं इसकी वजह से इंडिया ने भी मालदीव्स को एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन द एसेंशियल कमोडिटीज़। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया और मालदीव्स के बीच में काफ़ी चल रहा है। लेकिन इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं उनमें कंस्ट्रेंट्स आए हैं, इरिटेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मालदीव्स की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। हमारे नेबरहुड में अगर कोई ऐसा कंट्री है जो कि पॉलिटिकली इंस्टेबल है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस नेशन की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पे भी चलता है। जैसे कि 2015 में ऑपोजिशन लीडर मोहम्मद नसीद का अरेस्ट हुआ ऑन टूरिज्म टेररिज्म चार्जेस, एंड इसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हुआ एंड दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर इंडियाज़ नेबरहुड पॉलिसी एज वेल। तो मालदीव्स में चलने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमारे लिए एक चैलेंज है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशूज़ इन मालदीव्स। पिछले कुछ डिकेड से देखा गया है that many Maldivians they are drawn toward terrorist groups like IS and Pakistan based madrasas or jihadi groups. It is being increasing. तो एक तरफ political instability and then there is socio-economic uncertainty as well. इसकी वजह से मालदीव्स के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म का काफ़ी ज़्यादा राइज हुआ है पिछले कुछ डिकेड्स में। Even in West Asia and Afghanistan and Pakistan, they have also influenced the Maldivian radicalization. तो इससे इवन पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स का भी यहाँ पे राइज देखने के लिए मिल रहा है। दे कैन यूज़ इट एज अ रिमोट दे कैन यूज़ एनी रिमोट मालदीवियन आइलैंड एज अ लॉन्च पैड फॉर द टेरर अटैक अगेंस्ट इंडिया एंड इंडियन इंटरेस्ट। तो ये रेडिकलाइजेशन भी इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है। India is concerned regarding how radical Islamist forces have been giving such a political influence in Maldives. देन जब भी इंडिया और मालदीव्स की बात हो चाइना एंगल हम नहीं भूल सकते।
चाइना का जो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट है इंडिया के नेबरहुड में, दैट इज़ इंक्रीजिंग, एंड मालदीव हैज़ सर्व्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पर्ल इन चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो कि साउथ एशिया में उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, उसमें मालदीव एक इम्पॉर्टेंट पर्ल बन जाता है ना। हमने पहले ही मालदीव्स की लोकेशन देख ली है, इट इज़ स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड इन इंडियन ओशन, and there were some speculations and there are still speculations that China is trying to develop their strategic base in Maldives. So there is uncertain dynamics जब भी हम इंडिया और चाइना रिलेशंस की बात करते हैं। चाइना की प्रेजेंस मालदीव्स में, दिस इज़ अ पोटेंशियल कंसर्न फॉर इंडिया, this will remain a concern for India. Also, Maldives has started using the China card to bargain with India as well. So these are some of the important irritants which are playing their role when it comes to India and Maldives relation. So अगर हम इसे sum up करें तो इंडिया की जो neighborhood first policy है, according to it, India remains a committed development partner for stable and prosperous and peaceful Maldives. However, for adherence of strategic comfort in relations, Maldives on its part should also abide by India first policy, जो कि अब Maldivian government ने अपना अनाउंस कर दिया है that India out campaign is discarded and now they are going to focus on India first policy. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 से रिलेटेड है। तो इसे लेकर आज जो न्यूज़ आर्टिकल आया है, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट अलाउज द पुलिस टू फोर्सिबली टेक मेजरमेंट्स ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन और कॉन्विक्ट। तो बेसिकली एक PIL फाइल की गई थी एंड जिसमें कहा गया था कि ये जो एक्ट है दिस इज़ बेसिकली वायलेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे लेकर सेंटर ने इस प्ली को लेकर रिप्लाई किया है और कहा गया है कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, इस एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू नाउ इट मेक इट लॉफुल फॉर द पुलिस टू फोर्सिबली टेक मेजरमेंट्स ऑफ कॉन्विक्ट्स, अरेस्टीज, डिटेनीज, under trials or any person who may be remotely connected with an offence without first establishing their involvement. तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ही इसे प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया है एंड इस एक्ट के मेन प्रोविजंस में इट बेसिकली एम्पावर्स पुलिस टू ऑब्टेन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैम्पल्स ऑफ द कॉन्विक्ट्स और दोज हु आर एक्यूज्ड ऑफ द क्राइम्स। नाउ जो अथॉरिटीज़ हैं दे कैन टेक द मेजरमेंट्स ऑफ द प्रिजनर्स एंड ये जो अथॉरिटी है जो कि इन मेजरमेंट्स को लेगी और ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, दिस इज़ गिवन टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, नेमली द प्रिजन ऑफिसर्स और द पुलिस। एंड इस एक्ट के अंदर जो इस इंफॉर्मेशन की जो एम्बिट है उसे एक्सपैंड किया गया है, लाइक द डिटेल्स एंड पर्सनस हुज डिटेल्स कैन बी टेकन। एंड यहाँ पे NCRB का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। So according to this act, NCRB is going to collect the details about the persons who are covered under this particular act from the state governments, UTs and from the other law enforcement agencies. तो ये जो रोल है यहाँ पे NCRB का, that is to collect the details of such the convicts or the arrestees or detainees from the state governments or UTs. इसी के साथ साथ NCRB जो भी इंफॉर्मेशन आई है they will be storing that and they will also be destroying the details of specified persons at the national level as well. इसके अलावा NCRB can also process the details which are relevant to the criminal records and they can also disseminate these details to the other law enforcement agencies. And now ये जो act है it also permits the collection of photographs, some specified details about convicts and other persons, जिसमें finger impressions और foot impressions के साथ साथ अब palm print impressions लिए जा सकते हैं, iris और retina scan किया जा सकता है, behavioral attributes जैसे कि signature कैसे करते हैं, handwriting कैसी है, इसे लिया जा सकता है, and other physical and biological samples like blood, semen, hair samples, swabs and also their analysis. इसी के साथ साथ इस एक्ट में वो लोग जिनका सैम्पल लिया जा सकता है, मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं, उसे भी इंक्रीज़ किया गया है। सबसे पहले तो वो
पर्सन जिनको दोज आर कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस जो कि मिनिमम जिसकी 1 ईयर पनिशमेंट हो. इसके अलावा ऑल दोज पर्सनस हु हैव ऑर्डर्ड टू गिव सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर एंड मेंटेनिंग पीस अंडर CRPC, उनको भी अपनी मेजरमेंट्स देनी होंगी. इसके अलावा अगर पुलिस ने किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया है इन कनेक्शन विद एनी ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल बाय एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, उसे भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. तो बेसिकली इस एक्ट के अंदर जो एम्बिट है पर्सनस का वो बढ़ा दिया गया है. इसमें सारे कॉन्विक्ट्स, अरेस्टेड पर्सनस हु आर डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल केरलाज के-रेल और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है. वी हैव कवर्ड दिस इशू अर्लियर एज वेल एंड वी नो कि केरला में इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, इस के लाइन प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है. एंड रिसेंटली अगैन दिस के रेल एंड सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट हैज़ मेड इट टू द हेडलाइंस. रीज़न बीइंग के रेल और सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के सर्विस स्टोन्स की इंस्टॉलेशन के दौरान भी केरला में कुछ जगहों पे जो प्रोटेस्ट है वो स्पार्क हुआ है. So therefore it becomes important for us to again know what is Silver Line project. So Silver Line project is basically a semi high speed rail corridor and इस रेल कॉरिडोर का जो लेंथ रहने वाला है that is around 532 kilometers and इसके अंदर 11 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं केरला की उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा with the northern Kasaragod to the southern Thiruvananthapuram. एंड इसमें एलापुज़ा, वायनाड और इदुक्की ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि इसका पार्ट नहीं है. इन तीनों को छोड़कर बाकी 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं केरला की उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा. नाउ अभी अगर कसारागौड से थिरुवनंतपुरम अगर आप ट्रैवल करें तो इट टेक्स 12 आवर्स, बट सिल्वर लाइन कॉरिडोर्स के साथ ये जो ट्रैवलिंग टाइम है फ्रॉम कसारागौड टू थिरुवनंतपुरम दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू 4 आवर्स. एंड इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस कॉरिडोर के थ्रू जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं एट कोची एंड थिरुवनंतपुरम, इसे भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा. एंड ये जो प्लान है इसको पहले 2011 में सजेस्ट किया गया था एंड द डेडलाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ 2025. तो अगर हम इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस देखें, सो दिस कैन टेक अ सिग्निफिकेंट लोड ऑफ ट्रैफिक ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रेच एंड मेक इट ट्रैवलिंग मोर फास्टर फॉर द कम्यूटर्स. एंड जिससे जो केरला के अंदर जो हाईवेज़ हैं, जो रोड्स हैं, वहाँ पे जो कंजेशन है वो रिड्यूस होगी एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ओवर हियर. एंड साथ ही में जब ट्रैवलिंग इतना ईजी हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा, सो दिस विल ऑल्सो फर्दर रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन. हाउएवर दिस एंटायर प्रोजेक्ट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट इन केरला. स्पेशली अगर हम ऑपोजिशन की बात करें एंड द इन्वायरमेंटलिस्ट की बात करें, दे से दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली अनवाइबल एंड इसकी वजह से 30,000 फैमिलीज़ की डिस्प्लेसमेंट्स होंगी. एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर देखें, सो दिस कैन लीड टू ह्यूज इन्वायरमेंटल हार्म बिकॉज ये जो रूट है ये केरला के इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स, पेडीफिल्स और हिल्स से होकर गुजरता है. Therefore, it is claimed that इस सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की वजह से इकोनॉमिक as well as environmental losses होंगे. Moving ahead, our next news article is about a memorandum of understanding which is signed between Kerala and Netherlands regarding Cosmos Malabaricus project. Well, यहाँ से हमारे लिए सबसे ज़्यादा important हो जाता है to know that what is Cosmos Malabaricus project. So this entire project is aimed at shedding further light on the history of Kerala. इस project से हम जो केरला की history है उसे unveil कर पाएंगे by using 18th century's Dutch documents. हमारे पास 18th century में जो Dutch documents थे उन्हें यूज़ करते हुए केरला की हिस्ट्री को अनफोल्ड करना, फर्दर शेड ऑफ करना, इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है कॉस्मोस मालाबारिकस. एंड फॉर दिस एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ केरला's चीफ मिनिस्टर एंड अ डच एम्बेसडर टू इंडिया. एंड ये जो कॉस्मोस मालाबारिकस प्रोजेक्ट है दिस इज़ जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय केरला काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड नेशनल आर्कीव्स एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन इन नीदरलैंड्स. And it is estimated that this project will be completed in
6 years. सो ये जो कॉस्मोस malabaricus प्रोजेक्ट है, इससे केरला की हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिकल, कल्चरल हिस्ट्री इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर इवन केरला के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दैट दे कैन इवन परस्यू देयर मास्टर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम्स एट द लीडन यूनिवर्सिटी इन नीदरलैंड्स. तो इस प्रोजेक्ट में 18th सेंचुरी के जो डच डॉक्यूमेंट्स हैं ऑन मालाबार, इन्हें यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा. These are considered to be the most extensive source of information about the period in Kerala between 1643 to 1852. तो याद रखिएगा that what is Cosmos Malabaricus. Moving ahead, Niti Aayog has released a draft battery swapping policy, and this has targeted the 2 and 3 wheelers, electric 2 and 3 wheelers. So the aim of this policy is to increase or to expedite the large scale adoption of electric vehicles. Now इस policy के अंदर जो policy proposals दिए गए हैं, it includes the incentives for electric vehicles with swapping batteries, and this will also subsidize the firms who are manufacturing swapping batteries, technical and testing requirements, and reduction of GST and other things. Now battery swapping का पहले यहाँ पे मतलब समझें. Battery swapping involves exchanging the discharged batteries for the charged one and delinking the vehicle and fuel, and hence reducing the upfront cost of the vehicle. इस draft policy के अंदर सबसे पहले जो metropolitan cities हैं उनको prioritize किया गया है with a popular greater than 4 million for development of the battery swapping networks. This will be done under the first phase of 1 to 2 years. जिसके बाद इसे एक्सटेंड किया जाएगा टू ऑल द मेजर सिटीज़ लाइक द स्टेट कैपिटल्स, यूटी हेडक्वार्टर्स एंड द सिटीज़ विद पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 लाख. वहाँ पे नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में इस बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को वहाँ पे लागू किया जाएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उन्हें डिस्कस किया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.